हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं IC01 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का क्रैश कोर्स पार्ट 3। इसमें सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें ध्यान से करना है और जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं उन्हें भी ध्यान से समझते हुए करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु इज़ द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया? आपको बताना है कि भारत देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री या फिर इंश्योरेंस बिजनेस का जो रेगुलेटर है या फिर आप कंट्रोलर भी कह सकते हैं, वो कौन है। सबसे पहला ऑप्शन है LIC, देन GIC, IRDAI एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जो रेगुलेटर है भारत देश में, उसका नाम है IRDAI। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, अब है आपका अगला प्रश्न। व्हाट वाज द नेम ऑफ लोन प्रैक्टिस्ड बाय बेबीलोनियन ट्रेडर्स एज द प्राइस फॉर राइटिंग ऑफ देयर लोन्स इन केस ऑफ शिपमेंट बीइंग लॉस्ट? अब देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो बेबीलोन के व्यापारी होते थे, समुद्री यात्रा के दौरान जो उनका नुकसान हो जाता था, तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने कौन सा लोन या फिर कौन से ऋण का तरीका अपनाया हुआ था। तो ऑप्शंस चेक करते हैं, बॉटमरी, लॉयड्स, रोड्स और मल्होत्रा कमेटी। तो देखिए, हमने अभी पीछे पढ़ा है कि ऐसे लोन्स को कहा जाता था बॉटमरी लोन्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू डैश। आपको बताना है कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस है, जो आज के समय में इंश्योरेंस का बिजनेस चल रहा है या जिस फॉर्म में चल रहा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो चेक करते हैं क्या ऑप्शंस हैं, बॉटमरी, लॉयड्स, रोड्स एंड मल्होत्रा कमेटी। तो आपको याद है ना कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी कहाँ से शुरुआत हुई? उसकी शुरुआत हुई है लॉयड्स कॉफ़ी हाउस, जो कि है लंदन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी थी। तो ऑप्शंस हैं, इक्विटेबल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी, एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल अश्योरेंस, द इंश्योरेंस ऑफिस और लास्ट में दिया गया है द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो बच्चों, याद रखना है कि जो दुनिया की सबसे पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम क्या था? यह है ऑप्शन बी, मीन्स एमिकेबल सोसाइटी फॉर परपेचुअल अश्योरेंस। और इसकी स्थापना हुई कब? 1706 मीन्स 1706 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और इंश्योरेंस रेगुलेशंस? आपको बताना है इंश्योरेंस या फिर बीमा के जनक का नाम। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं S. हबनर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, एलिजा राइट और लॉर्ड मैन्सफील्ड। अब देखिए, ये सभी लोग, जो चारों ऑप्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस फील्ड से रिलेट करते हैं। पर इनमें जो ऑप्शन 3 है या C है, जिसे हम कहेंगे एलिजा राइट, इन्हें कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब देखिए, इनमें जो ऑप्शन ए दिया गया है S. हबनर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ HLV। HLV का मतलब होता है बच्चों ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के फाउंडर हैं S. हबनर। पर अगर फादर ऑफ इंश्योरेंस पूछा जाए तो वो आएगा एलिजा राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत देश में जो पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उसका नाम क्या था। तो ऑप्शंस हैं
ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी सन 1818 मीन्स ईयर 1818 में इसकी स्थापना हुई थी। तो चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न बदल गया है, क्वेश्चन में चेंज आ गया है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि आपको भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शंस। ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो जैसा कि अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था, पीछे हम पढ़ के आए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मीन्स बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड। और इसकी स्थापना हुई थी ईयर 1870 मीन्स सन 1870 में मुंबई में, जो कि पहले बॉम्बे ही बोला जाता था, अब उसे मुंबई कर दिया गया है, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है ये भारत की पहली भारतीय इंश्योरेंस कंपनी थी। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन वर्ल्ड विच स्टिल कंडक्ट्स बिजनेस इन इट्स ओन नेम। आपको बताना है कि दुनिया की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है जो इस समय भी अपने ही नाम से बिजनेस कर रही है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, द सन, फेडरल कॉरपोरेशन इंश्योरेंस, हैंड इन हैंड म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और लास्ट है फ्रैंकलिन हेल्थ एश्योरेंस कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। देखिए जो द सन थी ये सबसे पुरानी वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनी है जो कि अभी भी अपने नाम से ही काम कर रही है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, वो हुई थी ईयर 1710 मीन्स सन 1710 में। चार्ल्स पॉवे नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, और ये लंदन से ये जो कंपनी थी वो स्टार्ट हुई है। उसके बाद इसके कई मर्जर हुए और आज भी ये द सन एश्योरेंस कंपनी के नाम से अपना जो बिजनेस है वो रन करती है। तो याद रखना है आपने, दुनिया की जो सबसे पुरानी कंपनी जो अभी भी अपने नाम से काम कर रही है उसका नाम है द सन। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, स्टिल वर्किंग, फाउंड इन डैश। आपको बताना है कि जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, भारत की सबसे पुरानी कंपनी जो अभी भी काम कर रही है, वो कब स्टार्ट हुई, कब वो उसकी शुरुआत हुई। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 1905, 1907, 1906 और 1910 मीन्स 1905, 1907, 1906 और 1910। तो याद रखना है कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो भारत की सबसे पुरानी कंपनी है और आज भी काम कर रही है, उसकी स्थापना हुई थी सन 1906 में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट लेजिस्लेशन और एक्ट मेड टू रेगुलेट इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में वो पहला लेजिस्लेशन या फिर एक्ट कौन सा था जिसको बनाया गया भारत में इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। ऑप्शंस हैं, द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, द इंश्योरेंस एक्ट 1938, IRDA एक्ट 1999, GIBNA 1972। तो आपको याद है कौन सा वो एक्ट है सबसे पहला भारत का जो कि इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो देखिए उसका आंसर है ऑप्शन बी, द इंश्योरेंस एक्ट 1938। जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 बनाया गया था, ये भारत का पहला एक्ट था जिसको मेनली बनाया गया था इंश्योरेंस बिजनेस को
रेगुलेट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन इन GIBNA। अब ये जो GIBNA है, इसमें एन जो शब्द है इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑप्शंस हैं नेशन, नेशनल, नेशनलाइजेशन, नन ऑफ अबव। तो देखिए GIBNA, आपको इसकी फुल फॉर्म याद है ना? नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट, और ये बना था 1972 में, 1972 में। तो क्लियर है, अब एन का जो मीनिंग है यहाँ पे वो होगा नेशनलाइजेशन। तो आपका जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज IRDA कम इनटू एग्जिस्टेंस। आपको बताना है कि IRDA की स्थापना कब हुई थी भारत में। तो ऑप्शंस है मार्च 2000, अप्रैल 2000, मई 2000 और जून 2000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि IRDA की जो स्थापना है वो अप्रैल 2000 मींस अप्रैल 2000 में हुई थी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द फर्स्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि दुनिया में जो इंश्योरेंस है वो किस फॉर्म में सबसे पहले शुरू हुई थी, मतलब वो कौन सी फॉर्म थी जिस फॉर्म में जो इंश्योरेंस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड शुरू हुई थी। तो ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो देखिए जैसे कि हमने हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल्स पढ़े उनके हिसाब से जो दुनिया में सबसे पहली फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस थी वो थी मेराइन इंश्योरेंस, जिसे कि हम समुद्री बीमा भी कहते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अब है आपका अगला प्रश्न, व्हेन वाज IRDA रीनेम्ड एज IRDAI। आपको बताना है कि IRDA को रीनेम करके IRDAI कौन से ईयर में बनाया गया। तो जो ऑप्शंस हैं वो हैं 2013, 2014, 2015 एंड 2016। तो बताइए जल्दी से इसका क्या होगा राइट आंसर। बिल्कुल सही। देखिए IRDA पहले इसका नाम था और फिर इसको रीनेम किया गया, इसका दोबारा से नाम में चेंजेस किए गए और इसको बना दिया गया IRDAI, और वो काम हुआ है सन 2014 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। और आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पर काम करती है। ऑप्शंस हैं शेयरिंग ऑफ लॉसेस, प्रोबेबिलिटीज, रिस्क ट्रांसफर, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जैसे कि हमने बात की, इंश्योरेंस का मतलब ही है शेयरिंग द लॉसेस। प्रोबेबिलिटीज़ भी बनी रहती हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होना है, कुछ ना कुछ होने की, कुछ गलत होने की भी संभावना बनी रहती है। और रिस्क ट्रांसफ़र तो बेसिक प्रिंसिपल है ही इंश्योरेंस का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंश्योरेंस हेल्प्स टू। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस किस चीज़ में हेल्प करती है। तो ऑप्शंस हैं प्रिवेंट एडवर्स सिचुएशंस फ्रॉम अकरिंग, reduce the financial consequences of adverse situations, negate all consequences of adverse situations and make assets continuously productive। तो देखिए इंश्योरेंस जो है ना तो ये एडवर्स सिचुएशंस को प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है होने से, ना ही ये जो एडवर्स सिचुएशन में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उनको नकार सकती है, और ना ही हमारे असेट्स को प्रोडक्टिव बना सकती है। इंश्योरेंस की सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि अगर मुसीबत आ जाए, एडवर्स सिचुएशंस हो जाएं, तो जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उससे उबरने में हमारी मदद करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म रिस्क इंक्लूड्स। अब आपको बताना है कि रिस्क जो शब्द है, जिसे हम खतरा भी कहते हैं, ये किससे कनेक्ट करेगा। जो ऑप्शंस दी गई हैं, ऑप्शंस हैं
damage to the machinery and property, impact on health or life of a person, leakage of toxic products into the atmosphere and all of above. तो देखिए जो तीनों ऑप्शंस दी गई हैं कि आपकी मशीनरी या प्रॉपर्टी का कोई डैमेज हो रहा है, या फिर हेल्थ या लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, या फिर एटमॉस्फेयर में कोई लीकेज हो गई है टॉक्सिक प्रोडक्ट की, तो ये तीनों ही रिस्क की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीन्स ऑल ऑफ अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन पर्पज़ ऑफ हैविंग लाइफ इंश्योरेंस इज़। अब आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ क्या रहता है। एज एन एवेन्यू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, as a medium for getting income tax benefit from savings, as a governmental program for reducing the poverty, और लास्ट ऑप्शन कह रही है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज़। तो देखिए जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ क्या होता है, तो देखिए जो इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ है वो है आपका ऑप्शन डी। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिव एबिलिटी मींस कमाने की क्षमता नहीं रहती है, तो उस समय उसे लॉसेस से जो प्रोटेक्शन देगी वो है मेन पर्पस लाइफ इंश्योरेंस का। देखिए पहले जो ऑप्शंस दी गई हैं ए, बी और सी, इन्हें भी हम लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स में मान सकते हैं, पर लाइफ इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है कि जब हमारे पास कमाने की क्षमता नहीं रही है उस समय जो हमें पैसे से हेल्प होगी, वो मेन पर्पज़ होता है लाइफ इंश्योरेंस का। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएटरीज डू नॉट रिक्वायर IRDAI's लाइसेंस और अप्रूवल टू ऑपरेट इन इंडिया। अब आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसे IRDAI का लाइसेंस नहीं चाहिए अगर उसे इंडिया में काम करना है। तो ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस ब्रोकर, इंश्योरेंस एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, और लास्ट में कहा गया है ऑल ऑफ अबव इंटरमीडिएटरीज रिक्वायर IRDAI's लाइसेंस और अप्रूवल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इंश्योरेंस ब्रोकर, एजेंट या फिर TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी को ही IRDAI का अप्रूवल चाहिए अगर भारत में उन्हें अपना काम करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद द फैमिली फ्लोटर। अब देखिए नीचे आपको पॉलिसीज़ के नाम दिए गए हैं, कुछ और टर्म्स दी गई हैं। आपको ये देखना है कि जो फैमिली फ्लोटर टर्म है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा किससे मैच करती है। तो ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंजरी एंड मराइन पोर्टल लॉस। तो देखिए जो शब्द फैमिली फ्लोटर है ये सबसे ज़्यादा मैच करता है हेल्थ इंश्योरेंस से, क्योंकि जब हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें अपने परिवार को कवर कर लेते हैं और इस प्रकार की पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस कहा जाता है। इससे रिलेटेड आप एक और बात याद रखेंगे कि फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस में हम सिर्फ 4 लोगों को ही कवर कर सकते हैं, और वो 4 लोग कौन कौन हैं। सबसे पहले है हमारा जीवन साथी, दूसरा है हमारे बच्चे, फिर है हमारे माता पिता और फिर है हमारे सास ससुर। तो आपने ऑलवेज याद रखना है ये कि फैमिली फ्लोटर में इन 4 लोगों के अलावा किसी को भी कवर नहीं किया जा सकता। और कौन कौन है ये 4 लोग? हमारा स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉज। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन केस वेयर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट कलेक्ट्स द प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर एंड रिमिट्स to the insurer's office, he is acting as an agent of dash। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट प्रीमियम कलेक्ट करता है पॉलिसी होल्डर से और उसे इंश्योरर्स के ऑफिस में जमा करवा देता है, तो वहाँ पर जो एजेंट है वो किसके एक प्रकार से किसके एजेंट के रूप में काम करता है। IRDAI, इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी होल्डर और लास्ट दिया गया है ब्रोकर। तो देखिए जो एक इंश्योरेंस एजेंट है वो हमेशा एक इंश्योरेंस कंपनी जिसके लिए वो काम करता है उसी का एजेंट के रूप में काम करता है और वो उसी का रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलिसी वेयर द पॉलिसी होल्डर मेक्स वन टाइम पेमेंट ऑफ प्रीमियम इज नोन एज डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी के लिए एक ही बार पेमेंट करता है तो वो किस प्रकार की पॉलिसी होगी। ऑप्शंस हैं मनी बैक पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी,
सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसी, हाफ ईयरली पॉलिसी। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है वन टाइम पेमेंट का अगर प्रीमियम है, मतलब प्रीमियम सिर्फ एक ही बार भरा जाएगा, तो ऐसी पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम पॉलिसी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। अब देखिए नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का कौन सा होगा। तो ऑप्शंस हैं मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस, क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस प्लान, मनी बैक प्लान और होल लाइफ प्लान। तो देखिए जैसे कि हमने बात की थी कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मनी बैक प्लान, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। अब आपको बताना है कि अगर हम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान की बात करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगी। ऑप्शंस हैं it has death benefit component only, it has survival benefit component only, it has both death benefit as well as survival benefit component and it is similar to a term plan। तो देखिए जो एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स रहते हैं इनमें दोनों ही प्रकार के बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी होता है और सर्वाइवल बेनिफिट भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the premium paid for whole life insurance is dash then premium paid for term insurance। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल लाइफ इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम जो है अगर हम टर्म इंश्योरेंस से कंपेयर करें तो क्या उसमें चेंजेस रहते हैं या क्या उनमें कंपैरिजन है। ऑप्शंस हैं हायर, लोअर, इक्वल और सब्सटेंशियली हायर। तो देखिए जो प्रीमियम होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का रहता है वो टर्म इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली हाई होता है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दोनों प्रकार के बेनिफिट होते हैं, डेथ बेनिफिट भी और मेच्योरिटी बेनिफिट भी, पर जो टर्म इंश्योरेंस होती है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का बेनिफिट होता है, डेथ बेनिफिट, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कौन सा है। ऑप्शंस हैं टर्म इंश्योरेंस, यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस। तो देखिए जो टर्म इंश्योरेंस है, एंडोमेंट इंश्योरेंस है और होल लाइफ इंश्योरेंस है ये सभी ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स में आ जाते हैं, पर यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस। आपको बताना है कि जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस रहती है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। ऑप्शंस दिए गए हैं फैसिलिटेट चीपर मॉर्टगेज रेट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोवर्स, प्रोटेक्ट वैल्यू ऑफ मॉर्टगेज्ड प्रॉपर्टी, इवेड इविक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो देखिए सीधी सी बात है जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस रहती है जिसे हम MRI भी कहते हैं, इसका जो मेन मोटिव रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो होम लोन बोरोवर्स को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मॉर्टगेज इंश्योरेंस है ये एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आ जाती है। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द बिलो लॉसेज आर कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। आपको बताना है कि जो की मैन इंश्योरेंस रहती है उसमें किस प्रकार के लॉसेज कवर किए जाते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं प्रॉपर्टी थेफ्ट, लॉसेज रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क, जनरल लायबिलिटी एंड लॉसेज कॉज ड्यू टू एरर और ओमिशन। अब देखिए अगर प्रॉपर्टी में चोरी हो गई या फिर जो जनरल लायबिलिटी जनरल जिम्मेदारियां रहती हैं या फिर कोई गलती की वजह से लॉस हो गया तो ये लॉसेस तो ये कवर नहीं करेगी। की मैन इंश्योरेंस का मेन मोटिव होता है क्योंकि ये की पर्सन ऑफ द बिजनेस की इंश्योरेंस होती है। तो अगर जो की पर्सन है जिसके ना होने की वजह से बिजनेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है तो उन लॉसेस को की मैन इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा लॉसेज रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। तो चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग मेथड्स is a traditional method that can help to determine the insurance needed by an individual।
नीचे कुछ मेथड्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है उस ट्रेडिशनल मेथड का नाम जिसकी मदद से ये जाना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शंस है ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू, लाइफ टर्म प्रोपोजिशन, ह्यूमन लाइफ वैल्यू एंड फ्यूचर लाइफ वैल्यू। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में HLV भी कहते हैं। ये एक वे है या ट्रेडिशनल मेथड है जिससे ये जाना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी। और आपको ये भी याद रखना है कि ये जो मेथड है, HLV का मेथड है या कंसेप्ट है, ये डेवलप किया गया था प्रोफेसर हबनर के द्वारा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट, victim of the final injury are paid compensation on the basis of। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसका जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसके हिसाब से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और जो विक्टिम है उसको इंजरीज का जो कंपनसेशन मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, किस बेसिस पर मिलेगा। ऑप्शंस हैं एज एंड सेक्स, एज एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इनकम एंड साइज ऑफ फैमिली, और लास्ट ऑप्शन दी गई है एज एंड इनकम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, उसकी एज और इनकम, मतलब कितने वो पैसे कमाता है विक्टिम, उसके हिसाब से ही उसे कंपनसेशन दिया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इज रुपीज डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो मिनिमम पेड अप कैपिटल चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 75 करोड़ और 100 करोड़। तो देखिए मिनिमम जो पेड अप कैपिटल चाहिए जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो होती है 100 करोड़। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन डी, 100 करोड़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड इन इंडिया प्राइमरली एज पर प्रोविजन ऑफ। अब देखिए आपको बताना है कि जो भारत में इंश्योरेंस बिजनेस है वो किस रूल के हिसाब से चलता है, कौन सा एक्ट है जिसके हिसाब से ये इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में चल रहा है। तो ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, इंश्योरेंस एक्ट 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है भाई वो है ऑप्शन बी, इंश्योरेंस एक्ट 1938। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 64C ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू। अब देखिए जैसे कि हमें अभी अपना लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की कि इंश्योरेंस बिजनेस जो है वो चलता है किस के रूल के हिसाब से, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग। अब उस एक्ट में जो सेक्शन 64C है उसमें क्या बताया गया है, किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोविजंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये जो 64C सेक्शन है इसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया जी आपका ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोविजन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938 स्पेसिफाइज अबाउट नॉमिनेशन बाय द पॉलिसी होल्डर। अब देखिए जब हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो उसमें हम अपना एक नॉमिनी का नाम भी भरते हैं। अब इन्होंने ये पूछा है कि जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, 1938 का जो एक्ट है इंश्योरेंस का, उसमें जो नॉमिनेशन किया जाता है वो कौन से सेक्शन के अंडर आता है। तो देखिए इसके लिए आपने सीधा सीधा याद रखना है कि नॉमिनेशन के लिए सेक्शन है 39। तो इसलिए राइट आंसर जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी नॉमिनेशन से ही रिलेटेड है। क्या पूछा गया है चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म मैचेस क्लोजेस्ट विद द नॉमिनेशन। अब आपको बताना है कि जो नॉमिनेशन शब्द है इससे कौन सी टर्म डायरेक्टली या फिर बहुत क्लोजली रिलेट करती है। ऑप्शंस हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लॉस ऑफ मर्चेंडाइज, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ बैगेज और पासपोर्ट। तो देखिए अगर हमारे प्रॉपर्टी
डॉक्यूमेंट्स का नुकसान हो रहा है या गुम हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, या फिर हमारा बिजनेस या हमारा सामान या पासपोर्ट गुम हो जाए, तो उससे नॉमिनेशन का कोई खास लेना देना नहीं है। पर जो लॉस ऑफ लाइफ है ना, वहाँ पर नॉमिनेशन शब्द का बहुत ज़्यादा रिलेशन बना रहता है, क्लोजेस्ट टर्म है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूलिप यूज्ड इन द इंश्योरेंस। देखिए, इंश्योरेंस में यूलिप एक शब्द यूज़ किया जाता है और आपको उसकी फुल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो बतानी है। तो याद है ना इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान या फिर पॉलिसी। तो ढूंढिए कौन सा है ये। बिल्कुल सही, ये है आपका ऑप्शन डी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेमेंट मेड अंडर मनी बैक पॉलिसी अपॉन रीचिंग अ माइलस्टोन विल बी क्लासिफाइड अंडर विच टाइप ऑफ क्लेम। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मनी बैक पॉलिसी रहती है उसमें एक फिक्स्ड पीरियड के बाद जो क्लेम मिलता रहता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं डेथ क्लेम, मेच्योरिटी क्लेम, पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर सरेंडर क्लेम। तो देखिए, जैसे कि जो मनी बैक पॉलिसी है उसमें इक्वल पीरियड के बाद जो पैसा मिलता है उसे कहा जाता है पीरियडिकल सर्वाइवल क्लेम भी कहा जाता है कई जगह, और कई जगह यहाँ इसे पीरियडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी कहा जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेराइन कार्गो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवर फॉर डैश। आपको बताना है कि जो मराइन कार्गो इंश्योरेंस रहती है वो किस चीज़ के लिए कवर प्रोवाइड करती है। देखिए, ये जनरल इंश्योरेंस ही है एक प्रकार की, हमने बात की है। ऑप्शंस हैं शिप, कंट्री बोट, क्रूज ऑफ द शिप और बोट एंड गुड्स कैरिड बाय शिप और बोट। तो देखिए, जो मराइन कार्गो इंश्योरेंस रहती है ये कवर प्रोवाइड करती है गुड्स कैरिड बाय द शिप और बोट। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन इम्प्लॉयज दैट इफ सेम प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरेंस कंपनी देन। तो ऑप्शंस दी गई हैं कंपनसेशन कैन नॉट बी पेड, कंपनसेशन इज पेड बाय ऑल द इंश्योरर्स, compensation is paid in full by all the insurers, compensation paid by all the insurers together cannot exceed the actual loss suffered। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने एक ही प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से करवाई है तो उस केस में क्या होगा। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनसेशन है वो सभी इंश्योरर्स के द्वारा मिल सकती है, पर जो उसकी वैल्यू है वो एक्चुअल लॉस से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ एब्रीमा फाइट्स। तो आपको बताना है कि एब्रीमा फाइट्स का मीनिंग क्या होता है। तो एब्रीमा फाइट्स का मीनिंग चेक करते हैं। ऑप्शंस है गुड फेथ, ऑटमोस्ट गुड फेथ, बायर बीवेयर एंड ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। तो देखिए, जो एब्रीमा फाइट्स है उसका मीनिंग होता है ऑटमोस्ट गुड फेथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। मॉरल हजार्ड्स मीन, देखिए मॉरल हजार्ड जिसको कि हिंदी में कहा जाता है नैतिक जोखिम। तो अब आपको 4 नीचे ऑप्शंस दी गई हैं और आपको चुनना है कि मॉरल हजार्ड आप किस कैटेगरी को या किस ऑप्शन को मानेंगे। तो ऑप्शंस दी गई हैं डिसऑनेस्टी और करेक्टर डिफेक्ट्स इन एन इंडिविजुअल, ऑनेस्टी एंड वैल्यूज इन एन इंडिविजुअल, रिस्क ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड हजार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी इंश्योर्ड। देखिए, मॉरल हजार्ड का मतलब होता है नैतिक जोखिम। तो इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में कहा गया है डिसऑनेस्टी एंड करेक्टर डिफेक्ट इन एन इंडिविजुअल। अगर कोई भी इंडिविजुअल डिसऑनेस्ट है, मीन्स ईमानदार नहीं है, बेईमान है, या फिर उसके करेक्टर में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसी कैटेगरी को मॉरल हजार्ड माना जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछा गया है डैश मीन्स transfer of all rights and remedies with respect to subject matter of insurance from insured to insurer। अब आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से क्या आएगा अगर
जो आपका प्रोडक्ट है जिसकी इंश्योरेंस हुई थी उसके जो राइट्स हैं, उसका जो अधिकार है वो इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास चला जाएगा। तो मीन्स आपको बताना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें जो प्रोडक्ट है उसके जो राइट्स हैं, उसका अधिकार है वो इंश्योरर के पास चला जाता है इंश्योर्ड से। तो ऑप्शंस हैं कॉन्ट्रीब्यूशन, सब्रोगेशन, लीगल हजार्ड एंड रिस्क पूलिंग। तो देखिए जैसे अभी हमने बात की, सब्रोगेशन उस प्रिंसिपल को कहा जाता है जहाँ पर इंश्योरेंस में अगर कंपनसेशन मिल जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है, डैमेज प्रॉपर्टी है, उसके जो राइट्स हैं वो इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास चले जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस एन असेट मस्ट हैव डैश। अब इस क्वेश्चन का मतलब है कि अगर किसी भी असेट की, किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है तो उसकी एक डैश होनी ज़रूरी है। तो ऑप्शंस दी गई हैं मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू एंड इकोनॉमिकल वैल्यू। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है इकोनॉमिकल वैल्यू। मीन्स अगर किसी भी वस्तु जिसकी आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उसकी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू है तभी उसकी इंश्योरेंस करवाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अर्थक्वेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। आपको बताना है कि अर्थक्वेक, जिसको कि हम भूकंप भी कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, मीन्स वो किस प्रकार के रिस्क की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन दी गई हैं कैटास्ट्रॉफिक रिस्क, डायनेमिक रिस्क, मार्जिनल रिस्क एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क। तो देखिए जो अर्थक्वेक है ये एक कैटास्ट्रॉफिक रिस्क की कैटेगरी में आता है। कैटास्ट्रॉफिक रिस्क होता है विनाशकारी, कोई भी ऐसा इवेंट जो विनाशकारी हो। तो जो अर्थक्वेक है ये आपका कैटास्ट्रॉफिक रिस्क की कैटेगरी में आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है रिस्क इंडिकेट्स डैश। आपको बताना है कि रिस्क जो है वो किसे इंडिकेट करता है। फियर ऑफ अननोन, चांस ऑफ लॉस, डिस्टर्बेंस एट पब्लिक प्लेस एंड हजार्ड। तो देखिए रिस्क इंडिकेट करता है चांस ऑफ लॉस को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डैश मीन्स स्प्रेडिंग वंस इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेट्स। अब देखिए कि अगर किसी के इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर आप अरेंज करें, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी के पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करने की जो प्रक्रिया रहती है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पूलिंग, डाइवर्सिफिकेशन, गैम्बलिंग एंड डायनेमिक रिस्क। तो देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगह पर अरेंज करें या पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करें तो उस प्रोसेस को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग नेगोशिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, तो गलत स्टेटमेंट देने उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ऑफर एंड रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए किसी को गलत जानकारी देना ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, उस प्रोसेस को कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इन्वॉल्व्स प्रेशर अप्लाइड थ्रू क्रिमिनल मीन्स। आपको बताना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर आपराधिक तरीकों से दबाव डलवाता है तो उसे क्या कहा जाएगा। ऑप्शंस है फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोरेजन और मिस्टेक। तो देखिए ऐसे वे को, इस तरीके को कहा जाता है कोरेजन। तो आपको याद रखना है इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी कोरेजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इट इज असेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में किस वक्त आप जानेंगे कि इस इंश्योरेंस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। मीन्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो जानकारी है लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त आप किस वक्त पे जानेंगे। तो ऑप्शंस हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट इंश्योरेंस, एट द टाइम ऑफ क्लेम, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एंड ईदर एट द टाइम ऑफ पॉलिसी परचेज और एट द टाइम ऑफ क्लेम। तो देखिए पहली ऑप्शन में कहा गया है कि इंश्योरेंस खरीदते वक्त, दूसरी ऑप्शन कह रही है क्लेम के समय, तीसरी कह रही है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट की लाइफ इंश्योरेंस में ज़रूरत ही नहीं होती, और
जो 4 नंबर की ऑप्शन है ये कह रही है कि या तो आप पॉलिसी खरीदते वक्त जान लें या फिर क्लेम के समय जान लें। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो जानकारी है उसे खरीदते हुए ही जाननी चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर द डेथ इन द फॉलोइंग सिनारियो। अब देखिए नीचे एक आपको स्टोरी दी गई है छोटी सी, आपको उसमें पहले तो पढ़ना है फिर जानना है कि इस स्टोरी में जो बिल्कुल प्रॉक्सिमेट कॉज मीन्स मेन कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो पहले तो स्टोरी पढ़ते हैं। अजय फॉल्स ऑफ अ हॉर्स एंड ब्रेक्स हिज बैक। ही लाइज देयर इन अ पूल ऑफ वाटर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स निमोनिया। ही इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल एंड डाइज बिकॉज ऑफ निमोनिया। देखिए अजय जो था ये घोड़े से गिर गया जिसकी वजह से इसकी कमर टूट गई, और साथ ही एक तालाब था पानी का जिसमें वह गिर गया और उसे तालाब में गिरने की वजह से निमोनिया हो गया। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और वहाँ पर निमोनिया की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इस कहानी में आपको जानना है कि अजय का जो प्रॉक्सिमेट कॉज फॉर डेथ है वो क्या होगा। तो ऑप्शंस हैं निमोनिया, ब्रोकन बैक, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स एंड सर्जरी। तो देखिए इसमें जो प्रॉक्सिमेट कॉज है या फिर मेन कारण जो है डेथ का वो आएगा फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स, ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए अगर वो घोड़े से ना गिरता तो वो पूल में ना गिरता, तालाब में ना गिरता, जिससे उसे निमोनिया ना होता और उससे उसकी डेथ ना होती। तो इससे जो प्रॉक्सिमेट कॉज बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन सी, फॉलिंग ऑफ अ हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी। नीचे ऑप्शंस दी गई हैं 4 और आपको जानना है कि इनमें से कौन होगा जो कि एक बीमा मध्यस्थता की भूमिका में नहीं होगा। तो ऑप्शंस हैं कॉरपोरेट एजेंट, शेयर ब्रोकर, इंश्योरेंस ब्रोकर एंड इंश्योरेंस एजेंट। देखिए इसमें जो शेयर ब्रोकर है वो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी की भूमिका में नहीं आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैंक अश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए बैंक अश्योरेंस जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एक टाई अप है बिटवीन बैंक्स और इंश्योरर्स टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द बैंक्स कस्टमर्स, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। व्हाट आर द 4 P's दैट मार्केटिंग लिटरेचर स्पीक्स अबाउट। आपको बताना है कि अगर मार्केटिंग की बात करें तो उसमें 4 P's क्या होंगे। देखिए जैसे अभी हमने बात की 4 P's क्या क्या हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। इंश्योरेंस डेंसिटी इज डैश। आपको बताना है कि इंश्योरेंस डेंसिटी से आप क्या समझते हैं। ऑप्शंस हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रेशियो ऑफ प्रीमियम टू इनकम, प्रीमियम पर कैपिटा एंड कवरेज पर कैपिटा। तो देखिए इंश्योरेंस डेंसिटी का मतलब होता है प्रीमियम पर कैपिटा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स इनटू वेरियस मार्केट सेगमेंट्स हैविंग कॉमन फीचर्स इज नोन एज। देखिए कस्टमर्स की जो क्लासिफिकेशन की जाती है अलग अलग मार्केट सेगमेंट में और कॉमन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सेल्स, सेगमेंटेशन, मार्केटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स रहती है अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स में तो उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रोस्पेक्टिंग इन इंश्योरेंस सेल इज डैश। आपको बताना है कि इंश्योरेंस बेचते वक्त जो प्रोस्पेक्टिंग शब्द आता है उसे क्या कहा जाता है। मीन्स प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ आपको बताना है, मीनिंग बताना है। तो ऑप्शंस हैं गैदरिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन द इंश्योरेंस, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ऑल द पर्सन इन द सिटी, एनलिस्टिंग द पॉलिसी होल्डर्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस एंड प्रिपेयरिंग लिस्ट ऑफ ऑल द एजेंट्स इन द नेबरहुड। देखिए सीधी सी बात है, जो प्रोस्पेक्टिंग शब्द है इंश्योरेंस की सेल में उसका मतलब होता है कि जो लोग आपसे इंश्योरेंस करवाने में इंटरेस्टेड हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, गैदरिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन द इंश्योरेंस।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस। आपको बताना है कि सेल्स प्रोसेस में इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं क्या नहीं आएगा। ऑप्शंस हैं प्रोस्पेक्टिंग, सेल्स इंटरव्यू, लॉस असेसमेंट एंड क्लोजिंग। तो देखिए जो लॉस असेसमेंट है ये सेल्स प्रोसेस में नहीं आता है, क्योंकि सेल्स प्रोसेस में आता है प्रोस्पेक्टिंग, मींस उन लोगों के नाम इकट्ठे करना जो आपसे सामान खरीदने में या इंश्योरेंस खरीदने में इंटरेस्टेड है, सेल्स इंटरव्यू करना और जो डील है उसको क्लोज करना। पर जो लॉस असेसमेंट है वो सेल्स प्रोसेस में नहीं आता है, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नीड गैप एनालिसिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अबाउट प्रॉस्पेक्ट। देखिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहा जाता है नीड गैप एनालिसिस। अब आपको बताना है कि जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं तो नीड गैप एनालिसिस क्या होगा। देखिए नीड गैप एनालिसिस का मतलब होता है कि ऐसी जगह ढूंढना जहाँ पर लोगों को इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मीन्स ऐसे एरियाज़ की सर्च करना, जानकारी प्राप्त करना जहाँ पर जो इंश्योरेंस खरीदने वाले लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दी गई हैं उनमें चेक करते हैं क्या ऑप्शंस हमारे इससे मैच करती है। पहली ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द एरियाज वेयर द प्रोस्पेक्ट नीड्स इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, identifying the people to work as insurance agent, identifying how much assets a prospect has and identifying the poverty level of the prospects। तो देखिए नीड गैप एनालिसिस का मतलब है ऑप्शन ए, मीन्स ऐसे एरियाज की सर्च करना, ढूंढना जहां पर लोग जो हैं इंश्योरेंस प्रोटेक्शन खरीदना चाहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है इंश्योरेंस इज़ अ पार्ट ऑफ डैश इंडस्ट्री। ऑप्शंस है मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर गुड्स एंड शेयर मार्केट। तो देखिए जो इंश्योरेंस है ये फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द पेमेंट ऑफ लॉस सैल्वेज बिलोंग्स टू। देखिए लॉस की पेमेंट हो जाने के बाद, मींस क्लेम पेमेंट हो जाने के बाद जो सैल्वेज है, सैल्वेज मतलब जो टूटा फूटा सामान पीछे रह जाता है, वो किसको बिलोंग करेगा? सर्वेयर, इंश्योर्ड, इंश्योरर या फिर लोकल अथॉरिटीज़। देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन के हिसाब से ये बिलोंग करेगा इंश्योरर को। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ डैश इंश्योर्स दैट इंश्योर्ड डजंट प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विद मल्टीपल इंश्योरर्स। आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग ये इंश्योर किया जाता है कि जो इंश्योर्ड है वो एक से ज़्यादा इंश्योरर्स से इंश्योरेंस करवा के प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकता है। तो ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, को इंश्योरेंस, इंडेमनिटी। तो देखिए ये हमने अभी बात की, ऐसे प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश प्रिंसिपल इन इंश्योरेंस मीन्स मैक्सिमम ट्रुथ। ऑप्शंस हैं सेब्रोगेशन, कॉज प्रॉक्सिमा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और एब्रीमा फाइट्स। तो देखिए जो एब्रीमा फाइट्स का प्रिंसिपल है ये इंश्योरेंस में मैक्सिमम ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है और इसे हम ऑटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल भी कहते हैं। डैश प्रिंसिपल मीन्स दैट इंश्योर्ड इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक प्रॉफिट ऑन हिज लॉस। आपको उस प्रिंसिपल का नाम बताना है जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो इंश्योर्ड है, जिसने बीमा करवाया हुआ है, वो लॉस के केस में प्रॉफिट नहीं बनाएगा। तो देखिए ऐसे प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। डैश इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंश्योरर्स दैट इज ओरिजिनल इंश्योरर एंड अनदर इंश्योरर। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम बताना है जो दो इंश्योरर्स के बीच में होता है, मीन्स एक ओरिजिनल और दूसरे इंश्योरर के बीच में। ऑप्शंस हैं इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, पॉलिसी एंड प्रीमियम। तो देखिए जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपनी इंश्योरेंस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से करवाती है तो इस प्रोसेस को री इंश्योरेंस कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एक और बात याद रखेंगे कि री इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ऑफ इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अब हम करेंगे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है डैश इन्वॉल्व्स
प्रोपोर्शनेट शेयरिंग ऑफ इंश्योरेंस अमंग मोर देन वन इंश्योरर। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर इंश्योरेंस को एक से ज़्यादा इंश्योरर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाए या प्रोपोर्शनेटली शेयर कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है को इंश्योरेंस, क्योंकि को इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो रिस्क है उसे स्प्लिट कर दिया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के हिसाब से समझाती हूँ। सपोज किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है और उसमें उसके रिस्क को स्प्लिट कर दिया गया है। स्प्लिट इस तरह से किया गया है कि 20% तो इंश्योर्ड खुद बियर करेगा, पर जो रिमेनिंग 80% है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। मीन्स रिस्क की स्प्लिटिंग कर दी गई है। तो मान लीजिए कि जो खर्चा आया वो आया 10,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये तो इंश्योर्ड खुद देगा, पर जो बाकी की रकम है, बाकी का जो पैसा है 80% जो पैसा आएगा, मीन्स 8,000 रुपये जो आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। मीन्स रिस्क कवर को स्प्लिट करने के प्रोसेस को को इंश्योरेंस कहा जाता है। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है डैश मीन्स रिस्टोरिंग द विक्टिम ऑफ लॉस बाय पेमेंट, रिपेयर और रिप्लेसमेंट। आपको बताना है कि अगर किसी की कोई लॉस हो जाता है तो उसको रिस्टोर करना मीन्स उसको मदद करना बाय वे ऑफ पेमेंट, रिपेयर या फिर रिप्लेसमेंट। तो उस वे को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं प्रीमियम, डिक्लेरेशन, इंडेमनिटी और अश्योरेंस। इसका सही उत्तर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।